आफ्टर 1945 तेज़ी के साथ डीकोलोनाइजेशन जब स्टार्ट हो रहा था, तो उसी के साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन है और रिलेशन है, उनका एक फाउंडेशन वहाँ पर बनना स्टार्ट हो चुका था। मतलब अब नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ जो हैं, जो इंडिपेंडेंट थी, वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी। इसके पहले कोलोनाइजेशन का जब तक इरा था, तब तक तो जो रिसोर्सेज पर कंट्रोल था वो थ्रू कोलोनाइजेशन था। लेकिन आफ्टर 1945 डीकोलोनाइजेशन ने दो तरीके के ट्रेंड डेवलप किए। एक जो इंडिपेंडेंट कंट्री थे, वो अपनी इंडिपेंडेंट इकॉनमी लेकर चलना चाहते थे और अपनी इकॉनमी को, अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन को पेस देना चाहते थे। और दूसरी ओर डेवलप्ड कंट्रीज़ थे जो अपना मार्केट पर कंट्रोल, रिसोर्स पर कंट्रोल एज इट इज़ मेंटेन करना चाहते थे, भले ही डीकोलोनाइजेशन हो गया है। तो उन लोगों ने जो कॉलोनियलिज्म था, नव उपनिवेशवाद, उसको स्टार्ट किया, जो डेवलप्ड कंट्री थे। तो एक डेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्री, जिनको हम नॉर्थ और साउथ डिवीज़न कहते हैं, डिवाइड कहते हैं, वो आफ्टर 1945 विजिबल था। और यही जो इनके बीच का कन्फ्लिक्ट है फ्रॉम 1945 टू 2024, यही इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में जो भी ट्रेंड इमर्ज किए हैं, पैटर्न चेंज हुए हैं, इन्हीं चीज़ों को हमको एनालाइज करना है। तो पहले अगर हम स्टार्ट करें कि आफ्टर 1945 चीज़ें किस तरीके से देखी गई, तो वेस्टर्न जो ऑर्डर है उसका एक डोमिनेंस यहाँ पर दिखाई दिया। वेस्टर्न ऑर्डर का जो डोमिनेंस था, वो डोमिनेंस यूएस लेड था। अमेरिका ने जो है दुनिया भर में अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी इकॉनमी को, जो अपनी जो इकोनॉमिक हेजोमनी है, उसको बनाने के लिए कई तरीके के एफ़र्ट लिए। अब वो एफ़र्ट क्या क्या थे, पहले एक बार उनको बात कर लेते हैं। पहला तो उसने जो काम किया कि एक तो इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जिनके थ्रू वो अपनी इकोनॉमिक हेजोमनी बना सकता था, यानी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पे वो वह मैनेज कर पाता। तो वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस थे, उनमें सबसे पहले ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस थे 1945 में। ब्रेटन वुड्स जो इंस्टीट्यूशन थे, IMF और WB, इन्होंने कलेक्टिवली जो है इस इनके गेम को और अच्छे तरीके से स्टेब्लिश किया। कैसे किया? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है इकोनॉमिक असिस्टेंस की नीड थी, उनको टेक्नोलॉजी चाहिए था, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना था और उन्हें इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनी स्पीड देना था, तो उनको कैपिटल की ज़रूरत थी। तो एक तरफ WB ने, वर्ल्ड बैंक ने वहाँ पर ये कहा कि भाई हम आपको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, इनके लिए आपको हम यहाँ पर फंड देंगे, लोन देंगे। तो इससे जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को अच्छा लगा कि चलो एक तो लोन वगैरह इन चीज़ों से मिलेगा। WB ने ये भी कमिटमेंट किया कि भाई पॉवर्टी इरेडिकेशन उनकी प्रायोरिटी है और उसके पीछे उन्होंने अपने लॉजिक भी दिए। WB का कहना था कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ में पॉवर्टी बनी रहेगी तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या ही होगा। इंटरनेशनल ट्रेड का तो कंडीशन यही है कि परचेजिंग कैपेसिटी सबकी बढ़े, तब तो जो है जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनका ट्रांजैक्शन वगैरह और उनका एक्सचेंज वगैरह बढ़ेगा। तो WB एक तो बड़ा आइडियलिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक कमिटमेंट वहाँ पर कर रहा था कि हम जो है इकोनॉमिक ऑर्डर को बेहतर करना चाहते हैं। तो वो लोन उन्होंने देना स्टार्ट किया और पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में कई तरीके के प्रोजेक्ट, कई तरीके के प्रोग्राम उन्होंने रन करने स्टार्ट किए। दूसरी तरफ एक पेमेंट सिस्टम जो है इंटरनेशनल लेवल पर इसी के साथ वो इमर्ज हुआ कि करेंसी जो है वो इंटरनेशनल करेंसी जो है अब उनका यूज़ यहाँ पर हो, क्योंकि वो ट्रेडिशनल जो बार्टर सिस्टम था, अब नई दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर करेंसी की, डोमेस्टिक करेंसी का कंसेप्ट तो आ चुका था यूरोपियन कंट्री में, लेकिन अब जो है इंटरनेशनल करेंसी का जो कंसेप्ट आ रहा था और उस पर बेस्ड जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम था वो भी धीरे धीरे अब उस पर बातचीत होने लगी थी और उस पर जो है इमरजेंस उसका हो रहा था। तो यहाँ पर जो है पहला काम तो इन लोगों ने किया, जो डेवलप कंट्रीज़ थे, नॉर्थ के कंट्री थे, इन्होंने इंटरनेशनल करेंसी या हार्ड करेंसी के रूप में अपनी करेंसी को आसानी से जो है वह रिकग्निशन दिला दिया। तो डॉलर, येन, पौंड, ये सब हो गए इंटरनेशनल करेंसी। और IMF को ये जिम्मेदारी दे दी गई कि अगर जो भी मॉनेटरी इंस्टेबिलिटी दुनिया में हो रही, मौद्रिक अस्थिरता, तो आप मॉनेटरी मैनेजमेंट यहाँ पर करेंगे। तो मॉनेटरी मैनेजमेंट आपका काम यहाँ पर रहेगा। और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस होती है, भुगतान संतुलन का संकट, तो आप वहाँ पर जो है
हेल्प करेंगे यहाँ पर। तो आईएमएफ का काम तो इस तरीके का था कि जो लिक्विडिटी इंटरनेशनल लेवल पर जो फ्लो हो रही है वो प्रॉपर वे में होती रहे, जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड पर किसी तरीके का कोई असर न पड़े। ये आईएमएफ का रोल यहाँ पर बनाया गया। अब ये दोनों जो इंस्टीट्यूशंस थे, इनमें जो वोटिंग राइट है वो इनके फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के थ्रू डिसाइड होता है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे उन्हीं ने मेनली जो है इनको स्पॉन्सर किया हुआ था, वही इसके प्रमोटर थे। तो नो डाउट उनका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा था और उन लोगों का वोटिंग वेटेज भी ज़्यादा था। जैसे यूएस है, आईएमएफ में भी 17% के राउंड है और डब्ल्यूबी में भी 16% के राउंड उसका वोटिंग जो राइट है वहाँ पर है। और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका भी 5 to 6%, 4% इसी तरीके का सभी लोगों का वोटिंग राइट है। तो बेसिकली जो ये दोनों इंस्टीट्यूशंस थी, ये वेस्टर्न ऑर्डर का फाउंडेशन थी, पिलर थी, क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में यूरोपियन कंट्री और अमेरिका का ही दबदबा यहाँ पर था। दूसरा ये भी था कि यहाँ पर जो है इन्होंने एक तरीके से इसको अपना ही बना लिया था इंस्टीट्यूशन, क्योंकि जैसे WB है, अभी भी उसका नियम यही है कि उसका जो प्रेसिडेंट होगा वो कोई यूएस ओरिजिन का व्यक्ति ही होगा। जो आईएमएफ है उसकी जो मतलब उसका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा वह यूरोपियन कंट्री में से किसी का होगा। तो बेसिकली ये सब कहने के लिए वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये बेसिकली वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इन्होंने इसके थ्रू जो है वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर को इस्टेब्लिश किया और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट किया और इंटरनेशनल करेंसी के रूप में अपने को इस्टेब्लिश किया। अब इनका एजेंडा क्या था? इनका एजेंडा ये था WB और IMF का कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको इस तरीके से ड्राइव करना, उनको फोर्स करना या परसुएट करना कि वे अपने आप को जो है चेंज करें, और चेंज करके जो है क्लोज इकॉनमी से ओपन इकॉनमी की तरफ मूव करें, मार्केट इकॉनमी की तरफ मूव करें, जिससे मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो इनकी हैं उनको यहाँ पर एंट्री मिले। तो इनिशियली तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी वो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे रेसिस्ट नहीं कर सकती थी, अपोज नहीं कर सकती थी डेवलप कंट्रीज़ का, क्योंकि वो इनके ऊपर डिपेंडेंट थी। तो इन्होंने खूब लोन लेना स्टार्ट किया और धीरे धीरे डेट ट्रैप में पूरी तरीके से वर्ल्ड बैंक के फंस गई। और साथ ही साथ फॉरेन ये मेनली ये सब नेट इम्पोर्टर थे, डेवलपिंग कंट्री, साउथ के कंट्री एक्सपोर्टर तो थे नहीं। रॉ मटेरियल ये लोग अपना जो है एक्सपोर्ट करते थे और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इंपोर्ट करते थे। तो इस वजह से फॉरेन जो एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी है उनके पास बहुत ज़्यादा तो था नहीं। तो सॉवरेन डेट क्राइसिस इन लोगों को आना स्टार्ट हुआ और इन लोगों के पास जो है फॉरेक्स रिजर्व ही नहीं रहते थे। तो IMF का रोल फिर वहाँ पर बढ़ जाता था, उस पर इनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती थी। कुल मिलाकर WB और IMF ने इन कंट्रीज़ को पूरी तरीके से यहाँ पर डिपेंडेंट अपने ऊपर बना दिया। और जब ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट उनके ऊपर हो गई तो इन्होंने फिर जो है अपने हिसाब से इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को जो है वह गाइड करना, ड्राइव करना धीरे धीरे स्टार्ट किया। 1980s तक आते आते डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं इतने बड़े सॉवरेन डेट क्राइसिस से गुजर रही थी कि यहाँ पर अब इनको फर्दर जो है अपनी इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए वह इन्हीं WB और IMF से हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती थी। तो इन लोगों ने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया, स्पेशली अफ्रीका में, और कहा जाता है कि उसका विक्टिम जो है सब सहारन अफ्रीका जो है बड़े लेवल पर बना। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम बेसिकली क्या था कि इनकी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज कराई जाएं, जैसे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना, वेलफेयर एक्सपेंडिचर को कट करना, प्रोटेक्शनिस्ट जो मेज़र्स हैं उनको ख़त्म करना, एलिमिनेट करना, फ्री ट्रेड के लिए जो है अपने को प्रमोट करना। ये सब चीज़ें जो हैं कंडीशन लगाते थे कि अगर अब आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं WB और IMF के थ्रू जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम आया, इसने बिल्कुल डेवलपिंग कंट्रीज़ को ओवर डिपेंडेंट यहाँ पर बना दिया था। दूसरा, इसी समय ये लोग एक और काम स्टार्ट किए थे 1947 से, जिसको हम GATT कहते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, और इसके थ्रू जो है फ्री ट्रेड को इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करना स्टार्ट किया, बढ़ाना स्टार्ट किया,
कि भाई आप लोगों को जो है फ्री ट्रेड यहाँ पर लेकर, इसके लिए कई राउंड टॉक वगैरह हुए डेवलपिंग कंट्रीज़ में, लेकिन स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्री थे उनका डोमिनेंस था, तो वो यहाँ पर फोर्स करते थे। अब जब ये स्टार्ट हुआ जर्नी यहाँ पर शुरुआती दौर में डेवलप कंट्रीज़ के थ्रू, वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर के थ्रू, तो बहुत जल्दी रियलाइजेशन जो है ये इन कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में होना स्टार्ट हो गया कि इनकी एमएनसीज़ जो हैं वह इनकी पॉलिटिकल सॉवरेंटी, इकोनॉमिक सॉवरेंटी दोनों के लिए थ्रेट है। और इसीलिए जो है एक नए तरीके का जो है एक मूवमेंट इन लोगों का स्टार्ट हुआ। ऑलरेडी नैम के फोरम पर जो है इन लोगों ने जिसको स्टार्ट किया था, तो नैम ने जो है पहला जो फेज़ नैम का था टिल 70s, उनका पहला ये था मोटिव कि पॉलिटिकल सॉवरेंटी हमारी जो है वो मेंटेन हो। तो इन लोगों ने डीकोलोनाइजेशन वगैरह, नैम वाले ने, क्योंकि अफ्रीका में बहुत से कंट्री थे भी कोलोनाइज्ड थे, तो उन्होंने डीकोलोनाइजेशन, इम्पीरियलिज्म को ख़त्म करना, ये सब बहुत से नारे वहाँ पर दिए। लेकिन जब 70 के बाद जो है ये इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होते जा रहे थे, तो इन लोगों ने यहाँ पर जो है वह इकोनॉमिक सॉवरेंटी पर फोकस कर दिया। नैम का जो सेकंड फेज़ है वो पूरी तरीके से इकोनॉमिक सॉवरेंटी को कैसे गेन करें, और इकोनॉमिक सॉवरेंटी के लिए इन लोगों ने यूनाइटेड नेशन में एक प्रपोज़ल रखा, और उस प्रपोज़ल का नाम था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी नियो। तो ये नियो इन लोगों ने स्टार्ट यहाँ पर किया था। अब नियो जब आ रहा था, उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। बैकग्राउंड ये था कि इस समय जो है जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ थी, सऊदी अरब, मतलब गल्फ़ कंट्री, ईरान वगैरह, इन लोगों की एक बहुत बड़ी शिकायत ये थी कि इनका जो इनके क्रूड ऑयल पर जो इनका कंट्रोल होना चाहिए, इनका न होकर यूरोपियन जो 7 सिस्टर कंपनी थी उन लोगों का कंट्रोल यहाँ पर था, और जो क्रूड ऑयल का प्राइसेस था वो यही लोग डिसाइड कर रहे थे। अमेरिका और यूरोप की कंट्री क्रूड ऑयल की प्राइसेस को अपने हिसाब से मैनेज करना चाहते थे, जिससे कि उनके जो है इंटरनेशनल ट्रेड में वो एक ट्रांसपोर्टेशन में कन्वीनियंस वहाँ पर बना रहे, और उनका एक्सपोर्ट जो उनका इंपोर्ट बिल है वो ज़्यादा न बढ़ पाए। जितना सस्ता रहेगा ऑयल, सबसे ज़्यादा यही लोग इस्तेमाल करते, क्योंकि यही लोग हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड थे, तो इसलिए ये लोग हमेशा प्राइसेस को जो है चीप रखना चाहते थे ऑयल का, क्रूड ऑयल का। और ये जो कंट्री थे जिनको ओपेक के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 1960 में अपने को ऑर्गेनाइज़ किया था, लेकिन अभी तक बहुत असर्टिव नहीं थे। 70s तक आते आते इनके अंदर ये फील आना स्टार्ट हो गया कि किसी भी तरीके से अब क्रूड ऑयल की प्राइसेस को हमको डिसाइड करना है। तो इसी बीच 1973 में योम किप्पुर वॉर हुआ इज़राइल के साथ, अरब कंट्री का, और यूएस ने जो है इज़राइल का सपोर्ट कर दिया, यूरोपियन कंट्री ने इज़राइल का सपोर्ट कर दिया। तो ओपेक कंट्रीज़ ने जो है वह इज़राइल और इज़राइल का जो भी सपोर्ट कर रहा था उनको ऑयल एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया। तो इससे एक ऑयल क्राइसिस जो है वो वर्ल्ड वाइड क्रिएट यहाँ पर हुआ, यूएस के लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। तो ये एक बैकग्राउंड था कि पहली बार डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो एक तरीके से अपने को कार्टेल के रूप में बनाई, मतलब स्पेशली ऑयल जो प्रोड्यूसर कंपनीज थी, मतलब कंट्रीज़ थी, पहली बार वो ऑर्गेनाइज्ड हुई। और उस ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट दिखा कि यूएस को बैकफुट पे जाना पड़ा, और बैकफुट पे जाकर उन्होंने जो है फिर निगोशिएट करना, और ऑयल प्राइसिंग जो था अब वो नए सिरे से वहाँ पर इनके फेवर में, ओपेक कंट्रीज़ के फेवर में करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे डेवलपिंग कंट्रीज़ का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था, उनका जो एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट था वो आ चुका था, और उसी का रिफ्लेक्शन ये न्यू यहाँ पर था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब नियो ने क्या यहाँ पर बड़ा चेंज लाया, उसको समझने के पहले नियो को पहले एक बार समझ लेते हैं। नियो की कुछ बेसिक डिमांड थी। पहला नियो का डिमांड ये था कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो ऑर्डर है उसको बेहतर किया जाए, और उसके लिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, यानी WB और IMF जो हैं, वो जो डेट ट्रैप यहाँ पर फंस रहा है, हाई जो है इंटरेस्ट रेट है और डेट जो है लगातार बढ़ रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, तो उनका मानना था कि भाई वो यहाँ पर कम होना चाहिए, और ये तब हो पाएगा जब इन इंस्टीट्यूशंस में डेवलपिंग कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन और उनका जो है पार्टिसिपेशन, मतलब उनका जो है वोटिंग राइट वगैरह, ये सब रीडिफाइन किया जाए और उनका रोल वहाँ पर बढ़ाया जाए।
तो एक तो ये कह रही थी कि भाई जो है डेमोक्रेटाइजेशन यहाँ पर होना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग है ग्लोबल लेवल पे, तो ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस जो है वो बेहतर तरीके से, डेमोक्रेटाइज तरीके से। दूसरा इनका कहना था कि फ्री ट्रेड नहीं फेयर ट्रेड होना चाहिए। इनका मानना था कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये फ्री ट्रेड को एडवोकेट जरूर कर रही हैं, लेकिन फेयर ट्रेड ये लोग नहीं कर रही हैं। फेयर ट्रेड करने का मतलब क्या है कि ये जो कंट्रीज़ हैं ये अपने मार्केट में डेवलपिंग कंट्रीज़ के प्रोडक्ट नहीं आने दे रही हैं, और इसके लिए नॉन टैरिफ बैरियर जो हैं वो वहाँ पर लगा रही हैं। नॉन टैरिफ बैरियर में क्या था, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड हो गया, लेबर स्टैंडर्ड हो गया, हेल्थ स्टैंडर्ड हो गया, अलग अलग आधारों पर इनको जो है अपने बाज़ार में आने से रोक रही थी। इसका एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल था 1974 का MFN, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट, MFA, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट जो यहाँ पर हुआ था यूरोपियन कंट्री का, जिसके थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज़ के एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उनके यहाँ बैन कर दिया गया। तो ये यहाँ पर एक तरफ आप जो हैं वो हमारे प्रोडक्ट को आने नहीं दे रहे हैं, और दूसरी तरफ फ्री ट्रेड कर रहे हैं। तो फ्री ट्रेड हमको नहीं, हमें फेयर ट्रेड चाहिए। आप केवल एंट्री मत दीजिए बल्कि प्रेफरेंशियल एंट्री दीजिए। यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये डिमांड था, प्रेफरेंशियल ट्रेड होना चाहिए, हमें आप प्रेफरेंस अपने मार्केट में दीजिए, ड्यूटी में कंसेशन दीजिए। ये इन लोगों का डिमांड था, क्योंकि आप हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं और हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो अभी हम यहाँ पर जो है हम लोगों ने स्टार्ट ही किया है। तो पहला तो ये इनका डिमांड था। दूसरा यहाँ पर जो था कि इनका ये कहना था कि भाई देखिए, हमें जो है यहाँ पे ग्रांट नहीं चाहिए, हमें एड नहीं चाहिए, हमें चाहिए ट्रेड, हमें सहायता वगैरह मत दो। तो ट्रेड करना है, तो ट्रेड कैसे करना है? अगर हमें जो है एड नहीं ट्रेड, तो ट्रेड क्या मतलब क्या था? इनका कहना था कि हमारे जो रॉ मटेरियल हैं उनकी प्राइसिंग की जाए, मतलब उनको थोड़ा और बेहतर प्राइस उनका किया जाए, और यहाँ पर जो है जो ये एड वगैरह आप लोग दे रहे हैं और हमें डेट ट्रैप में ले रहे हैं, पहले उसको स्ट्रक्चर वहाँ पर किया जाए डेट का। और इनके साथ साथ जो है हमारे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में आपको उनमें हेल्प करना चाहिए। आप हमें ऋण दे रहे हैं, हमें चाहिए कि आप हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प कीजिए। तो इन लोगों का ये यहाँ पर कहना था। तो कुल मिलाकर जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ ये चाहती थी कि इनका जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़े। जब ये डिबेट स्टार्ट हुआ, जब डेवलपिंग कंट्रीज़ ने इस तरीके की बात की, तो यहीं से दो अलग अलग धाराएं निकली। एक यहाँ पर ये आया कि साउथ साउथ कोऑपरेशन इसी वक्त से डोमिनेट करना स्टार्ट किया। ओपेक का जो कार्टेल था उसने प्रूव कर दिया था कि एक बार अगर कार्टेल बना लो तो डेवलप कंट्री को आप चैलेंज कर सकते हो। तो यहाँ से साउथ साउथ कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ। अंकटाड पहले ही इस्टेब्लिश हो चुका था और G77 इन लोगों ने फिर स्टार्ट कर दिया। तो अब इन लोगों का ये था कि भाई हम लोग बिल्कुल अपने को ऑर्गेनाइज करेंगे, यूनाइट करेंगे और वेस्टर्न जो इकोनॉमिक ऑर्डर है उसको चैलेंज करेंगे। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ भी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहे थे। वो ये समझ रहे थे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में अब धीरे धीरे लीडर्स आ रहे हैं और वो चैलेंज करेंगे उनकी हेजोमनी को। उसके पहले इनमें से कुछ एक को अपने साथ अकोमोडेट कर लेते हैं, और अकोमोडेट करने का जो तरीका है वो है टॉक। तो इन्होंने नॉर्थ साउथ डायलॉग को जो है प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। तो एक तरफ नॉर्थ साउथ डायलॉग और दूसरी तरफ साउथ साउथ डायलॉग, दोनों चीज़ें यहाँ पर इस इंसिडेंट के बाद देखी गई। अब नॉर्थ साउथ डायलॉग और साउथ साउथ डायलॉग को इंटरप्रेट करने वाले दो थ्योरीज हैं। एक मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है और एक डिपेंडेंसी थ्योरी है। जो साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात कर रहे थे वो डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट थे। उनका ये मानना था कि डेवलप कंट्रीज़ ने एक ऐसा इकोनॉमिक ऑर्डर डेवलप किया है जहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ को डिपेंडेंट कर दिया है डेवलप कंट्रीज़ पर, जहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ का इंडिपेंडेंट जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप डेवलप कंट्रीज से ट्रेड कर रहे हैं आप हमेशा उन पर डिपेंडेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट को अपने यहाँ आने नहीं देंगे, पहला। दूसरा, आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को कभी भी वो डेवलप नहीं होने देंगे। तीसरा, वो आपको डेट ट्रैप में पूरी तरीके से उलझा लेंगे जिससे कि आप अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट या कोई भी काम न कर पाएँ। तो आप पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएंगे, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर आपको जो है
वो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट करना है तो ये डिपेंडेंसी ख़त्म करना होगा, अपना एक सिस्टम डेवलप करना होगा और वहाँ पर आपको अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। ग्लोबल साउथ के लोगों में कोऑपरेशन होना चाहिए। दूसरी ओर डेवलप कंट्री का थ्योरी मॉडर्नाइजेशन का थ्योरी था। उनका कहना था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ डेवलप कंट्री से दूर जाकर कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं और इनकी इकॉनमी ट्रेडिशनल नेचर की है। अगर इनको मॉडर्न इकॉनमी की तरफ मूव करना है तो इन्हें उन लोगों से लर्न करना होगा जो ऑलरेडी हाईली एडवांस्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हो चुके हैं। आप उन्हीं से टेक्निकल कोऑपरेशन ले सकते हैं, उनके नज़दीक होकर आप उनके डेवलपमेंट के एक्सपीरियंस को लर्न कर सकते हैं। तो इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलप कंट्री के नज़दीक आना चाहिए। ये बेसिक नैरेटिव यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी इकॉनमी में क्वालिटेटिव चेंज वहाँ पर आएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर इनका तर्क था। बहरहाल यहाँ पर जो है नॉर्थ साउथ डायलॉग और साउथ साउथ डायलॉग दोनों स्टार्ट हुए, लेकिन इसके साथ साथ जब साउथ साउथ डायलॉग स्टार्ट होगा तो नॉर्थ नॉर्थ डायलॉग भी स्टार्ट होगा। नॉर्थ नॉर्थ के कंट्री भी इस चीज़ को समझ रहे थे कि अब आने वाले समय में इनको और अधिक यूनाइट और ऑर्गेनाइज होना है। वजह यह था कि 70 तक आते आते यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी कन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो चुके थे। इवन यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने मार्केट में कई जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया था यूएस की कंपनीज़ पे। तो इनको भी ये समझ में आ गया था कि हमको भी यूनाइट होना है, तो इन लोगों ने G7 स्टार्ट किया। ये सब एक ही समय में हो रहा है, तो एक तरफ G7 स्टार्ट हो रहा है, दूसरी तरफ G77 स्टार्ट हो रहा है, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ। और तीसरा नॉर्थ साउथ डायलॉग की यहाँ पर इन लोगों ने बात की कि हम लोग बातचीत करेंगे, सब कुछ बेहतर यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ से जो है ये दोनों चीज़ें स्टार्ट हुई, नॉर्थ साउथ डायलॉग भी स्टार्ट हुआ और साउथ साउथ डायलॉग। लेकिन साउथ साउथ डायलॉग वो मान के चलिए एक तरीके से फेल रहा, क्योंकि जो ग्लोबल साउथ था वो डिवाइडेड साउथ था। पहली चीज़ है असिमेट्रिक यहाँ पर जो है डेवलपमेंट है पूरे साउथ में। असिमेट्रिक डेवलपमेंट का मतलब कुछ कंट्रीज़ की इकॉनमी तो ठीक है, मैक्सिमम कंट्रीज़ जो हैं वो पॉवर्टी जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो इनके इंटरेस्ट कॉमन नहीं, शेयर नहीं थे। जैसे डेवलप कंट्रीज़ क्या था, वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज, ज़्यादा यूनाइट थे, क्योंकि उनमें एक सिमिट्री दिख रही थी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी सब कुछ बेहतर था, तो इसलिए उनके बीच में जो म्यूचुअल डिपेंडेंसी थी वो बढ़ रही थी। और इवन यूरोप में इंटीग्रेशन जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा था, तो उस इंटीग्रेशन ने और ज़्यादा उनको मजबूत दिया। तो नॉर्थ नॉर्थ यूनिटी जितनी ज़्यादा दिख रही थी, साउथ साउथ यूनिटी उतनी नहीं दिखी। और इसका रिज़ल्ट ये रहा कि नॉर्थ नॉर्थ जो मतलब कोऑपरेशन था और वहाँ के जो कंट्री थे वो ज़्यादा मजबूत होते गए और उनका जो है कंट्रोल वो बना रहा। और ये कंट्रोल का ही रिफ्लेक्शन रहा कि 80s के डिकेड में जो अफ्रीकन कंट्री हैं, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ थे, वह पूरी तरीके से डेट ट्रैप में, सॉवरेन डेट ट्रैप में पूरी तरीके से उलझ चुके थे। उनकी पूरी इकॉनमी कोलैप्स हो चुकी थी। और 90 तक आते आते इन कंट्रीज़ को थोड़ा बहुत हेल्प करने वाला यूएसएसआर वो डिसइंटीग्रेट हो गया। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन ने इन नॉर्थ कंट्रीज़ को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाया और इन लोगों ने जो है यूएस के लीड में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को, नए इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर को भी इन लोगों ने रियलाइज़ करना स्टार्ट किया। तो इन लोगों ने वॉशिंगटन कंसेंसस को प्रमोट किया। बेसिकली वॉशिंगटन कंसेंसस क्या था, वही सारी चीज़ें कि प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स को ख़त्म किया जाए, डी रेगुलेशन किया जाए, यहाँ पर जो है स्टेट का एक्सपेंडिचर को कम किया जाए और फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जाए, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सारी चीज़ें। चूँकि 90 के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड आया और इन लोगों ने पूरे इकोनॉमिक ऑर्डर को अभी तक जो है पूरा कंट्रोल किया हुआ था और ग्लोबल साउथ को डिवाइड, अभी तक ये डिवाइड एंड रूल कर रहे थे। तो हाँ शिवम, ठीक है, कुछ बोलना था? तो ये चीज़ यहाँ पर थी कि भाई जो है अभी तक इन लोगों का अपना कंट्रोल था ही, और अब तो यूएसएसआर भी डिसइंटीग्रेट हो गया और डेवलपिंग कंट्रीज़ में यूनिटी थी नहीं, तो इसलिए ये लोग आसानी से डोमिनेट कर सकते थे। तो वाशिंगटन कंसेंसस को प्रमोट किया गया और इसको जो है
कई कुछ कंट्री रिलेक्टेंटली, कुछ विलिंगली, इन लोगों ने सब पूरी दुनिया ने मार्केट इकोनॉमी को वो धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया। जैसे इंडिया है, इंडिया में दोनों चीज़ें थी, विलिंगली और रिलेक्टेंटली, दोनों तरीके से हमको इसको मतलब कि एक्सेप्ट करना। एलपीजी अगर हम लेकर आए हैं आफ्टर 90, तो एक तो आईएमएफ का प्रेशर था क्योंकि हमने लोन लिया 90 में जो क्राइसिस आया, जो मतलब उनसे असिस्टेंस लिया, और दूसरा जो है कि फिर हमको भी ये लग चुका था कि अब कंपल्सन है, अब नई दुनिया में जो है एलपीजी तो लाना ही लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अभी तक का जो पब्लिक जो कंट्रोल इकोनॉमी था वो तो फ्लॉप हो ही रहा था। तो पूरी दुनिया मार्केट इकोनॉमी की तरफ मूव की। मार्केट इकोनॉमी की तरफ जब दुनिया मूव की तो इसमें अमेरिका का या यूरोपियन कंट्री का तो ये मानना था कि भाई हम ही जो है डोमिनेट करेंगे, हमारा ही डोमिनेंस यहाँ पर बना रहेगा। लेकिन इकोनॉमी का अपना एक साइकिल होता है। अब उस साइकिल में ये लोग बहुत आगे एडवांस होते जा रहे थे, डेवलप कंट्री, और इन लोगों ने अभी तक डेवलपिंग कंट्रीज़ का खूब एक्सप्लॉयटेशन किया हुआ था। लेकिन अब डेवलपिंग कंट्रीज़ में से कुछ कंट्रीज़ ने एक बेटर इकोनॉमिक पॉलिसी के जरिए वो अपनी इकॉनमी में ग्रोथ शो करना स्टार्ट कर दिया। और फर्स्ट टाइम ये दिखा कि डेवलप्ड नेशन जो है वो केवल यूरोपियन कंट्री नहीं हो सकते, वो एशियन कंट्री भी हो सकते हैं। इनमें टाइगर इकॉनमी सबसे आगे देखिए। टाइगर इकॉनमी में ताइवान, हांगकांग, साउथ कोरिया और सिंगापुर, ये जो है इन लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ ज़बरदस्त तरीके से हुआ। इसके साथ साथ कई और कंट्रीज़ भी धीरे धीरे उनकी इकॉनमी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा था। बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं था लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक डायरेक्शन शो कर रहा था। जैसे चाइना का इमरजेंस था, इंडिया का इमरजेंस था, साउथ अफ्रीका का इमरजेंस था। तो ये कंट्रीज़ भी धीरे धीरे नए प्लेयर्स के रूप में इमर्ज कर रही थी। और इस वजह से जो है जो यूएस की अपनी हेजोमनी थी, उस हेजोमनी को चैलेंज सिंबॉलिकली मिलना स्टार्ट हुआ था। ऐसा नहीं था कि बहुत क्वालिटेटिव जो है कोई चेंज आने वाला था इकोनॉमिक ऑर्डर पर, लेकिन 90 के बाद ये चेंज एटलीस्ट यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था। अब इस बीच जो है यूएस ने एक और यहाँ पर मूव लिया, और वो था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पीछे उसका मोटिव था कि भाई पूरी दुनिया में जो है वह इंटरनेशनल ट्रेड को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। और यूएस का अपना खुद का ये मानना था कि चूंकि उसके पास एमएनसीज हैं, तो अगर इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो उसी को फ़ायदा होने वाला है, इसमें उसको कहीं कोई डाउट नहीं था। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब बनाया गया तो उसका बेसिक पर्पस भी यही था। पहला नियम ही था नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि आप किसी भी कंट्री के साथ टैरिफ जो है पॉलिसी एक रहेगी पूरी दुनिया के लिए। तो यहाँ पे एक तो इन लोगों ने ये डब्ल्यूटीओ को लाया। दूसरा कि नेशनल ट्रीटमेंट, कि जो आप डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए आप प्रोविज़न करेंगे वही फॉरेन कंपनीज़ के लिए करेंगे। तो डब्ल्यूटीओ इन चीज़ों की तरफ बढ़ना स्टार्ट की, जो फिलॉसफी वो बना रहा था। और यूएस का मानना था कि आज नहीं तो कल ये सब एक्सेप्ट करेंगे, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज होंगी। और तीसरा, डब्ल्यूटीओ के जो भी एग्रीमेंट वगैरह थे वो बाइंडिंग थे, और यूएस का ये मानना था कि हम जो है आसानी से डेवलपिंग कंट्रीज़ को वहाँ पर कन्विंस कर लेंगे, क्योंकि यूनिपोलर वर्ल्ड था। तो उसका अपना ये कॉन्फिडेंस था कि हम जो है उनकी यूनिटी को ब्रेक करेंगे और उनको आसानी से कंट्रोल करके जो डब्ल्यूटीओ पे अपने फेवर में जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो यहाँ से हम एग्जीक्यूट करा लेंगे। तो ये यूएस का था कि डब्ल्यूटीओ को उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव्स देखा कि ट्रेड बढ़ेगा दुनिया में, तो ट्रेड बढ़ेगा तो हमारा जो है लाभ ज़्यादा से ज़्यादा होगा। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये इकॉनमी ग्रोथ दिख रहा था, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए फ़ायदेमंद था कि इस बहाने कम से कम इन लोगों के साथ ट्रेड तो बढ़ेगा, कुछ इनके यहाँ मार्केट कंज्यूमर बेस बढ़ेगा। तो ये एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर था। लेकिन अचानक इसमें एक बड़ा झटका लगा। 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस बड़े लेवल पर आया, और इसने जो है एक्सपोज कर दिया इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जो अब डेवलप कंट्री बनने की तरफ मूव कर रहे थे, जैसे टाइगर इकॉनमी, कि यहाँ पर अभी भी जो है वो इनका मतलब ऐसा एक ये प्रिडिक्शन मतलब एक अनुमान यहाँ पर लगना स्टार्ट हुआ, जम्पसन स्टार्ट हुआ कि ये जो इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ थी ये सडन थी, और मतलब कि बाई लक कोइंसिडेंटल थी कि बस कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुई कि इन लोगों ने इकोनॉमिक ग्रोथ कर दिया। सस्टेनेबल मॉडल इन लोगों का नहीं था। लेकिन इस एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस ने, फाइनेंशियल क्राइसिस ने डेवलप कंट्री को एक और चीज़ के लिए फोर्स किया सोचने के लिए, और वो ये था कि अगर अब जो कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है और ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम जो है आपस में इतना इंटीग्रेट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कि अगर कोई भी क्राइसिस डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी होगी तो उसका इम्पैक्ट इनके ऊपर भी पड़ेगा डेवलप्ड नेशन पे। तो इसलिए इन लोगों ने इसके बाद ये सोचना स्टार्ट किया कि नहीं,
अब जो है नॉर्थ साउथ जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है थोड़ा उसको आगे और अच्छे से करते हैं, एटलीस्ट जो इन इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं इनके साथ। तो 99 में फाइनेंस मिनिस्टर और अलग अलग कंट्रीज़ के और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे उनको मिलाकर एक G20 जो है समिट उन लोगों ने स्टार्ट किया। मतलब समिट तो नहीं स्टार्ट हुआ, G20 का इनफॉर्मल एक तरीके का टॉक वहाँ पर स्टार्ट हुआ, जिसमें डेवलप्ड यानी G8 कंट्री और बाकी के जो है डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इन लोगों का जो है ये हुआ कि भाई अब हम लोग जो है एक तरीके का डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करेंगे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़, जिससे कि जो है एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इंटरनेशनल ट्रेड में यहाँ पर रहे। तो एक WTO भी आ चुका, फिर G20 आया, लेकिन G20 पे कभी इन लोगों ने फोकस नहीं किया। हमेशा डेवलप कंट्री G7 को ही प्रमोट करती थी और G7 ही दुनिया की इकोनॉमिक पॉलिसी को अभी भी डिसाइड यहाँ पर कर रही थी। यह इन लोगों का कॉन्फिडेंस भी था। लेकिन आगे चलकर जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो कंट्रीज़ धीरे धीरे इमर्ज हो रही थी, जैसे हमने कहा चाइना है, इंडिया है, रशिया है, ब्राज़ील है, इन लोगों ने अब धीरे धीरे अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया था और ये समझ लिया था कि अब इनकी इकॉनमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है। जेम्स नील ने जो 2001 में प्रिडिक्शन किया रिक कंट्री को लेकर, RIC को, कि आने वाले कुछ वर्षों में जो है RIC कंट्रीज़ जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को पीछे छोड़ देंगी। तो ये जो है एक बड़ा प्रिडिक्शन था, इसका बड़ा मतलब, और ये गोल्डमैन सैक्स दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है एजेंसी थी, तो लगा कि भाई ये तो सही प्रिडिक्शन यहाँ पे होगा। तो इनका भी एक कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ा। तो इसने क्या किया, फिर से वो जो साउथ साउथ कोऑपरेशन रुका हुआ था, फिर से उस चीज़ को यहाँ पर स्टार्ट किया कि ये साउथ के कंट्रीज़ जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, इनके बीच में कोऑपरेशन हो सकता है और ये लोग करेंगे। तो एक तरफ G7 का दबदबा अभी भी चल रहा था आफ्टर 1990, और दूसरी तरफ जो है ये आपका जो है नया कंसेप्ट रिक और फिर आगे चल के ब्रिक, ये नया कंसेप्ट भी यहाँ पर डेवलप हो रहा था, जो साउथ साउथ कोऑपरेशन ग्लोबल साउथ की बात को कर रहा था। ग्लोबल साउथ के इमरजेंस में जो सबसे बड़ा फैक्टर था, जो डेवलप कंट्री ने जिस तरीके से उन्होंने सोचा था उस तरीके से मतलब हुआ नहीं। मतलब उसमें कहाँ, मतलब उनके साथ मिस कैलकुलेशन हुआ। मिस कैलकुलेशन ये था कि इकॉनमी का हमने कहा कि अपना एक पॉलिसी है, एक साइकिल है। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं अब उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेस बन चुका था, लेकिन एक अच्छी बात इन लोगों के पास थी कि इनके पास रिसोर्स, रॉ मटेरियल ऑलरेडी पहले से थे, पॉपुलेशन था, तो लेबर जो है कॉस्ट इनका बहुत कम था। इनके यहाँ रूल रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ्लेक्सी थे। जैसे इन्वायरमेंटल जो रूल्स वगैरह हैं, इनके यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ ने कब इसको फॉलो किया, तो क्योंकि इनके यहाँ भी डेमोक्रेटाइजेशन भी बहुत प्रॉपर वे में नहीं हुआ था, तो आसानी से इन्वायरमेंटल लॉ वगैरह का जो है वायलेशन यहाँ पे होता था। लेकिन जो US और यूरोप के कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर एक तो लेबर क्राइसिस, क्योंकि लेबर का कॉस्ट बढ़ चुका था, इन्वायरमेंटल नॉर्म्स बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके थे, रिसोर्सेज के लिए बाहर वो डिपेंडेंट थे कई रिसोर्सेज के लिए। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो कंडीसिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कि अब आसानी से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को यहाँ पे कर सकते हैं। तो इन लोगों को बड़ा फ़ायदा यहाँ पर था कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर हमें करना आसान है। तो ये जो कंट्री हैं, इनका जो इमरजेंस था ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये अब इमरजेंस होना ही होना था। तो इधर इन देशों ने, रशिया, इंडिया, चाइना ने अपना आपस में कोऑपरेशन शुरू किया और धीरे धीरे जो है ये वेस्टर्न ब्लॉक को, वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करते हुए अब दिखने भी लगे। ये विजुअल हो चुका था। ये चीज़ें आगे चलकर ये फॉल्ट लाइन और बड़ा क्रिएट होता, उसके पहले ही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों को बहुत हद तक प्रभावित किया, और वो था ग्लोबल रिसेशन। 2008 का ग्लोबल रिसेशन ने फोर्स किया पूरी दुनिया को ये सोचने के लिए कि पूरी दुनिया इंटरनेशनल जो इंटीग्रेशन हो चुका है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, अब कहीं कुछ भी होगा, US में होगा, पूरी दुनिया प्रभावित होगी, तो सबको जो है मिलजुल कर काम करना होगा। और यहीं से 2008 में फर्स्ट फॉर्मल समिट ऑफ G20 वॉज हेल्ड इन वाशिंगटन। तो यहाँ से G20 पिक्चर में आया कि अब जो है G20, G7 नहीं, G7 अब इररेलेवेंट होना स्टार्ट होगा और G20 जो है डोमिनेट करना यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो एक तो ये चीज़ यहाँ पर स्टार्ट हुआ। दूसरा, यहाँ पर इसी समय साउथ साउथ कोऑपरेशन, क्योंकि साउथ की कंट्रीज का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, जो ब्रिक बन गया 2009 में, और जब साउथ अफ्रीका उसमें आ गया तो 2011 में ब्रिक्स वहाँ पर हो गया, तो इनका भी कॉन्फिडेंस यहाँ पे आया। अब 2008 के बाद क्या हुआ कि प्रॉब्लम ये आई कि वाशिंगटन कंसेंसस
यहाँ पर इररेलेवेंट हो गया। वाशिंगटन कंसेंसस का जो बेसिक प्रिंसिपल था वो ये था कि मार्केट इज सेल्फ कंट्रोल्ड, मार्केट खुद को कंट्रोल करेगा, स्टेट का इंटरवेंशन मार्केट में नहीं होगा। ये उन लोगों का वाशिंगटन कंसेंसस का मानना था। लेकिन 2008 की इकोनॉमिक रिसेशन ने ये दिखा दिया कि मार्केट इज नॉट सेल्फ कंट्रोल, मार्केट तो फेल हो चुका है और मार्केट में जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं और डेविएशन है उनको रेगुलेट करने के लिए स्टेट की तो ज़रूरत है। इसलिए जब G20 की बैठक हुई, समिट हुई, तो ये बात वहाँ पे आई जिसको हम पोस्ट वॉशिंगटन कंसेंसस कहते हैं। पोस्ट वॉशिंगटन कंसेंसस का मतलब था कि स्टेट की रेगुलेटरी जो रोल है उनको इंक्रीज करने की ज़रूरत है और यहाँ पर जो है मार्केट के ऊपर अगर हमने ओवर डिपेंडेंट हुए तो मार्केट इस तरीके के सरप्राइजेस दे सकता है और जो वर्ल्ड वाइड रिसेशन के रूप में दिखाई जा रहा था। तो एक तो यहाँ पर जो है ये ग्लोबल रिसेशन ने जो है वाशिंगटन कंसेंसस को यहाँ पे उस पर सवाल उठाया। दूसरा, इकोनॉमिक रिसेशन ने डेवलप्ड कंट्रीज़ में इकोनॉमिक नेशनलिज्म को प्रमोट कर दिया। इकोनॉमिक नेशनलिज्म का मतलब नेशन फर्स्ट। यूएस ने अपने कंट्री में नेशन फर्स्ट के नाम पर हायर अमेरिकन, बाई अमेरिकन जैसे कंसेप्ट लाए। बाई अमेरिकन का मतलब है कि अमेरिकन प्रोडक्ट ही अमेरिकन मार्केट में बिके, क्योंकि 2008 के रिसेशन के बाद चाइना की जो चीप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट थे वह अमेरिका, डेवलप्ड कंट्री में हर जगह वो पूरी तरीके से फैलने लगे थे। तो जो इनकी कंपनी थी वो खुद अपनी मार्केट को कैप्चर नहीं कर पा रही थी, बाहर तो छोड़िए। तो एक तो ये इन्होंने कहा बाई अमेरिकन। अब उसका तरीका क्या होगा कि बाहर की कंपनियों को आप रेस्ट्रिक्ट कीजिए अपने मार्केट में। और दूसरा हायर अमेरिकन, यानी जॉब क्राइसिस रिसेशन की जब वजह से जब हुआ तो ये फोर्स किया जाने लगा अमेरिकन कंपनीज को कि भाई आप जो है जॉब में अमेरिकन नेशनल्स को प्रेफरेंस यहाँ पर दीजिए। और यही चीज़ यूरोप में चल रहा था। ये जब चीज़ें स्टार्ट हुई तो यहाँ से एक नया डिबेट स्टार्ट हुआ जिसको डी ग्लोबलाइजेशन कहते हैं कि अब डेवलप्ड कंट्री डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ गए, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया, चाइना जैसे कंट्री हैं इनका इंटरनेशनल ट्रेड लगातार बढ़ रहा था। तो इनका डिमांड ये था कि भाई ग्लोबलाइजेशन एज इट इज़ बना रहे, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज न रखें, लेकिन प्रोटेक्शनिस्ट मेजर डेवलप कंट्री ने करना स्टार्ट कर दिया। इससे जो है जो वेस्टर्न ब्लॉक का इकोनॉमिक हेजोमनी था उसकी लेजिटिमेसी पर क्वेश्चन मार्क राइज हुए कि भाई आप कह रहे थे कि फ्री ट्रेड, अब आप प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स यहाँ पर ले रहे हैं। तो एक तो ये लोग जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो कमज़ोर यहाँ पर पड़ने लगी और दूसरी तरफ जो डेवलपिंग कंट्रीज थे वो ज़्यादा यूनाइट होना स्टार्ट कर चुके थे। दूसरा यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ कि डेवलप कंट्रीज़ में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी। इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट करा दिया। 1% वर्सेस 99% प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। इसी तरीके से ऑक्यूपाई स्ट्रीट मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट हुआ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ के अगेंस्ट। तो इस तरीके के जो मूवमेंट वगैरह यहाँ पर स्टार्ट हुए, इन्होंने वेस्टर्न ब्लॉक को और ज़्यादा अंदर से कमज़ोर किया। तीसरा, वेस्टर्न ब्लॉक जो अब तक बहुत यूनाइट था अब वो कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हो गया, मतलब उनके अंदर यूनिटी भी कमज़ोर होने लगी। स्पेशली इन यूरोप में ये देखा गया कि सदर्न यूरोप वर्सेस नॉर्दर्न यूरोप जो है वो आ गया। और 2013 तक ये बड़ा विजिबल हो गया जब यूरोजोन क्राइसिस आया कि यूरोजोन क्राइसिस जो था उसके जो विक्टिम थे वो साउथ के जो सदर्न यूरोप थे, चाहे ग्रीस हो, चाहे इटली हो, पुर्तगाल हो, स्पेन हो, ये सब जो है इनके यहाँ सॉवरेन डेट क्राइसिस वहाँ पर आ गया। और नदर कंट्री जो है वह इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस बर्डन को लेने के लिए तैयार ही नहीं थी कि भाई जो है आपका प्रॉब्लम है आप वहाँ पर जाने। तो एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट जो है बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज़ वो स्टार्ट हो गया। तो ये लोग कमज़ोर यहाँ पर पड़ रहे थे। तो ये चीज़ें, और इधर दूसरी ओर ब्रिक्स जो नेशन थे वो अग्रेसिव होते जा रहे थे लगातार। ब्रिक्स नेशन ने अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में इन लोगों ने डिसाइड किया और 16 तक आते आते फोर्टालेजा जो समिट था वहाँ न्यू डेवलपमेंट बैंक आ गया। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो था वो अल्टरनेटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक था। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर था। दूसरी ओर IMF के अल्टरनेटिव में ब्रिक्स कंट्रीज़ ने कंटिजेंट जो रिजर्व अरेंजमेंट है CRA, तो CRA इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। ये एक नया सिस्टम था कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है तो आपस में ये लोग वहाँ पर मैनेज कर लेंगे। तो IMF के रोल को मतलब चैलेंज इन लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पे ब्रिक्स नेशन में आ रहा था। दूसरा, ब्रिक्स नेशन जो है
मतलब लगातार ये लोग अपने को मजबूत कर रहे थे। और अगर अभी जो लास्ट ईयर को इसी में ऐड कर लें तो लास्ट ईयर जो देखा गया कि ब्रिक्स प्लस जिसे कहा जा रहा है, ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो रहा है। 5 न्यू मेंबर्स जो हैं वो आ चुके हैं और बाकी 40 कंट्रीज़ जो हैं वो पाइपलाइन है। तो सऊदी अरब, ईरान, यूएई और इजिप्ट, इथोपिया, ये 5 नेशन जो हैं वो इसके मेंबर बन चुके हैं। तो मिस्र है ब्रिक्स, सर, इथोपिया नहीं है। हाँ मिस्र है, इथोपिया नहीं है सर। इथोपिया है, 5 है। सर मिस्र है। इथोपिया भी है। पांचवा अर्जेंटीना था, अर्जेंटीना ने ज्वाइन नहीं किया। सॉरी, नहीं इथोपिया है सर। इथोपिया है, Sorry. है। कोई नहीं, नहीं किसी को मतलब हो सकता है आपने फिर से एक बार देख लीजिएगा। इथोपिया है, 5 बता रहे हैं जो वही हैं। तो अब ये जो है यहाँ पे जो ये लोग ज्वाइन किए ब्रिक्स प्लस, इन लोगों ने अब ब्रिक्स को अलग लेवल पे ले जाने की कोशिश की है। जैसे पहला चीज़ है कि ये ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम लेकर आना चाहते हैं, और अगर ये हुआ तब तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। जो स्विफ्ट अभी पेमेंट सिस्टम दुनिया भर में वेस्टर्न कंट्रीज़ का है सिस्टम, उसको ये चेंज कर रहे हैं। दूसरा ब्रिक्स करेंसी, ये अगर पेमेंट सिस्टम चेंज करना है तो ब्रिक्स करेंसी लेकर आना होगा। तो ब्राज़ील ने और अभी रशिया ने ब्रिक्स करेंसी के लिए भी बोल दिया कि भाई हम करेंसी लेकर यहाँ पर आए। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे अगर देखा जाए तो जो वेस्टर्न जो इंस्टीट्यूशन, जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका तो एक बड़ा क्रेडिबल सब्स्टिट्यूशन ये लोग पेश कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें वेस्टर्न जो इकोनॉमिक ऑर्डर है उसके लिए एक बड़ी बड़ी यहाँ पे चुनौती है। तो ये आफ्टर 2008 हम देख रहे हैं कि लगातार ग्रेजुअल एक डिक्लाइन वो दिखाई दे रहा है वेस्टर्न ब्लॉक में। फिर एक और जो इंसिडेंट हुआ वो हुआ 2020 का, यानी कोविड का। कोविड ने जो है वह डेवलप्ड कंट्रीज़ को और अधिक वीक यहाँ पर बना दिया है। तो इस वजह से अब जो है ये मतलब इनकी इकॉनमी रिकवर करने में जितना टाइम लेगी, डेवलपिंग कंट्रीज़ को आपस में एक यूनाइट होना उतना आसान होता जाएगा। और जो सबसे बड़ा फैक्टर वेस्टर्न ब्लॉक को कमज़ोर होने का है वो अकेले एक कंट्री है, चाइना। चाइना जो है वो इनमें से मैक्सिमम कंट्री जो वेस्टर्न ब्लॉक के कंट्रीज़ हैं उनका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और चाइना जो है वह जिस तरीके से जो यूनिलैटरल जो उसने हेजोमनी बनाया वो अपने आप में सरप्राइजिंग था यूएस और यूरोप दोनों के लिए। यूएस तो एक मतलब ब्लॉक के जरिए अपना हेजोमनी बनाया था, वेस्टर्न ब्लॉक। लेकिन चाइना जो है यूनिलैटरल, चाहे वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव हो और डिट्रैप जिस तरीके से उसने लोगों को किया है, तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे वह वेस्टर्न ब्लॉक को लगातार कंटिन्यूअस कमज़ोर यहाँ पे कर रही हैं। दूसरी तरफ हमने कहा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें इमरजेंस ऑफ न्यू इकॉनमी और ब्रिक्स प्लस वाला जो कंसेप्ट है वो लगातार यहाँ पे मजबूत हो रहा है। तो एक नए तरीके का इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर आज के समय में अगर हम देखें तो यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि साउथ के जो ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट है वो ज़्यादा अब रेलेवेंट हो रहा है, क्योंकि नई नई इकॉनमी इमर्ज कर रही हैं डेवलपिंग नेशन में, और इसलिए फ्यूचर इनके फेवर में दिखाई दे रहा है। जैसे स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई ये जो है वेस्टर्न ब्लॉक स्टैग्नेट कर गया है और जो यहाँ पर ग्लोबल साउथ है वो अब ज़्यादा अग्रेसिव और असर्टिव और ज़्यादा यूनाइट तरीके से वो आगे मूव कर रहा है। ये तो पूरे इस डिस्कशन का एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमने ग्रुप में अभी भेजा भी था कि बहुत से लोगों का कहना है कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है अभी कंटेम्प्ररी, वो स्टेट सेंट्रिक नहीं रह गया है, अब वो नॉन स्टेट सेंट्रिक हो गया है। अब जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वह पब्लिक गवर्नमेंट, पब्लिक अथॉरिटी उसको नहीं डिसाइड कर रही, वो प्राइवेट अथॉरिटी के थ्रू डिसाइड हो रही हैं। यानी कि जो कॉरपोरेट्स हैं, जो यहाँ पर एमएनसीज़ हैं, उनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, टेक्नोक्रेट्स का रोल बढ़ चुका है। तो इसलिए जो है ये एक नए तरीके का जो है ट्रेंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आने वाले समय में है वो ये है कि पब्लिक से जो है वो डिस्टेंस बढ़ रहा है। गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच का जो रिलेशन था वो कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक पॉलिसी पे कंट्रोल होना चाहिए
वो सब प्राइवेट सेक्टर ने वहाँ पर ले लिया, नॉन स्टेट एक्टर ने, एमएनसी ने ले लिया है। और इसको लेकर एक अनरेस्ट जो है वर्ल्ड वाइड यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि हर कंट्री में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी लगातार बढ़ रही है। और अगर ऐसा होगा तो ये जो डिबेट है वो एक अलग लेवल पे वहाँ पर जाएगा, जिसमें नॉर्थ साउथ, साउथ साउथ, ये सब से बड़ा डिबेट यहाँ पर आएगा कि क्या वर्ल्ड वाइड जो है वो कंट्रीज़ अब क्लास में चेंज हो रही हैं। मतलब हम जो अभी तक बोल रहे थे कि दुनिया दो कंट्री में डिवाइड है, एक नॉर्थ की कंट्री और एक साउथ की कंट्री, क्या कार्ल मार्क्स वाला जो फिलॉसफी है वो आ रहा है। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ नहीं, बल्कि रिचर और जो है पुअर क्लास। और चाहे और ये जब ये इनइक्वलिटी बढ़ेगी, ये डिस्पैरिटी बढ़ेगी, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी है और ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी ये ट्रेंड वहाँ पर है। वहाँ भी इकोनॉमिक इनइक्वलिटी बढ़ रही है, तो ये वहाँ पर भी देखा जा रहा है। फिर एक और बड़ा जो इशू यहाँ पे आ रहा है कि एक तरफ स्टेट का रोल घट रहा है, दूसरी तरफ जो है इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मल्टीलैटरलिज्म है वो लगातार कमज़ोर पड़ रहा है। मल्टीलैटरलिज्म कमज़ोर पड़ रहा है। यूनिलैटरलिज्म और प्लूरल लैटरलिज्म दो तरीके के कंसेप्ट यहाँ पे चल रहे हैं। यूनिलैटरलिज्म जो चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ, तो ये होना तो ये चाहिए था कि यूएस चाइना डब्ल्यूटीओ के फोरम पे डिस्प्यूट सेटल करें, लेकिन यूनिलैटरल एक्शन एक दूसरे के खिलाफ ले रहे हैं। और दूसरा मेगा ट्रेड ब्लॉक का कंसेप्ट जो आ रहा है, नाफ्टा 2.0 आ चुका है और उसमें कई ऐसे एग्रीमेंट हुए हैं जो डब्ल्यूटीओ के फोरम पर अभी तक नहीं हुए हैं। आरसीईपी चाइना ने लाया है। आरसीईपी के फोरम में चाहे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, जो डब्ल्यूटीओ के फोरम पर जो कंसेंसस नहीं बन पाया था वो आरसीईपी के फोरम पर बन चुका है। तो यूनिलैटरलिज्म और प्लूरलैटरलिज्म, ये जो नए तरीके का ट्रेंड है, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के सामने एक नए तरीके का चैलेंज यहाँ पर ला रहे हैं। तो यानी बहुत से लोगों का कहना है नॉर्थ साउथ डिवीज़न बढ़ेगा और क्लास जो डिवीज़न है वर्ल्ड में वो यहाँ पर बढ़ेगा, और इनके साथ साथ जो है यूनिलैटरलिज्म और प्लूरलैटरलिज्म, इस तरीके की चीज़ें मल्टीलैटरलिज्म को कमज़ोर करेंगी। और अगर ये सारे ट्रेंड्स एक साथ मिल गए तो इंटरनेशनल ट्रेड के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्या ये जो नेशनलिज्म का जो है दौर चल रहा है और जो रिसेशन का दौर चल रहा है, क्या यह इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो है वो एक नेगेटिव जो है आउटकम लेकर आने वाला है। तो इन फ्यूचर जो है एक क्राइसिस इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम में परसिस्ट कर रहा है, मतलब रिसेशन परसिस्ट कर रहा है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन के सामने थ्रेट वहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक कंसेंसस जो बिल्ड होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। फिर एक और यहाँ पर चीज़ जो यूनिलैटरलिज्म हम कह रहे हैं, इसका जो एक बड़ा निगेटिव इफेक्ट आने वाला है दुनिया में, वो क्या है कि जो एक कोल्ड वॉर 2.0 है, जो यहाँ पर यूनिलैटरलिज्म यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है, ये दो जो है इकोनॉमिक ब्लॉक दुनिया में जो बना रहा है, चाइना ब्रिक्स प्लस के थ्रू वह एक ट्रेड मतलब एक इकोनॉमिक ब्लॉक बनाना चाहता है, और यूएस का तो ऑलरेडी वहाँ इकोनॉमिक ब्लॉक है। क्या ये दोनों इकोनॉमिक ब्लॉक जो हैं ये आपस में, यानी कोल्ड वॉर अगर जियो पॉलिटिक्स का था, तो पोस्ट कोल्ड वॉर मतलब पोस्ट कोल्ड वॉर इरा में जो न्यू कोल्ड वॉर है, क्या ये जियो इकोनॉमिक होने वाला है, जहाँ पर जो सप्लाई चेन है उस पर कंट्रोल को लेकर स्ट्रगल होगा, रिसोर्स वॉर स्टार्ट होंगे यहाँ पर, तो इस तरीके का क्या यहाँ पे नए तरीके का इकोनॉमिक वॉर जो है दुनिया में स्टार्ट हो रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए और इकोनॉमिक सिस्टम के लिए, इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए, ये भी एक मेजर थ्रेट यहाँ पर है। तो ऐसे थ्रेट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं। लेकिन इन कंक्लूज़न अगर हम बात करें, कंक्लूज़न में पहली चीज़ ये है कि ग्लोबलाइजेशन इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। दुनिया आगे लगातार बढ़ रही है और ग्लोबल ट्रेड जो है डिक्लाइन नहीं कर रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड भी लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स यहाँ पर हैं और उसके पीछे रीज़न है कि फ्रॉम 2008 वर्ल्ड इकॉनमी एक ट्रांजिशनल फेज में चल रही है, जहाँ पर जो है हर तरीके का चेंज दिखाई दे रहा है और रैपिड चेंज दिखाई दे रहे हैं। जैसे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी अब उनमें चेंज आ रहा है, क्योंकि न्यू एरिया ऑफ इकॉनमी डेवलप हो रही हैं, आप क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन चल रहा है।
आप जो है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं, आप ब्लू इकॉनमी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसलिए जो ये ट्रेड डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, हमें ये बताना है कि ये सब एक ट्रांजिशनल वर्ल्ड की इंडिकेशंस हैं कि भाई ये सब चेंजेस अगर आ रहे हैं तो ये जो रैपिड चेंज आ रहे हैं तो उसकी वजह से अभी एक कंसेंसस बिल्ड होते होते इट विल टेक टाइम। तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पर तो लगेगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो नॉर्थ साउथ का डिवीज़न बोला जा रहा है या WTO का इररेलेवेंस वहाँ पर बोला जा रहा है, तो ये भी जो है चीज़ें वो फॉर टाइम बीइंग है, क्योंकि जो जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन ऑफ इकॉनमी हो रही है दुनिया में, वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो इंटीग्रेशन है वो फिजिकल बाउंड्री तक कन्फाइंड तो रहा ही नहीं है। यानी यहाँ पर हम अगर देखें तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं आपस में वह जिस तरीके से इंटीग्रेटेड हैं, क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो वो अपनी इंटरडिपेंडेंसी को रिड्यूस नहीं कर सकती हैं। तो वो केवल और केवल जो है एक तरीके से अपनी जो है कोर जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। इससे जो है ट्रेड के जो है वॉल्यूम पर, ट्रेड का जो है डायरेक्शन पर कोई क्वालिटेटिव जो है ऐसा नहीं, मतलब कि अफेक्ट पड़ने वाला है कि एकदम से ग्लोबल जो है ट्रेड पूरी तरीके से स्टैग्नेट कर जाएगा। वो चीज़ें यहाँ पर नहीं देखी जाएंगी, क्योंकि इस तरीके का जो चेंज आ रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ में दोनों जगहों पर। तीसरी चीज़ यहाँ पर जो देखी जा रही है कि अगर हम साउथ कंट्रीज, ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट हम बोल रहे हैं, अगर नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन, नॉर्थ साउथ डिवीज़न बढ़ेगा ना, तो साउथ में भी डिवीज़न है। ब्रिक्स प्लस का जो कंसेप्ट है, इज़ इट वाइबल, क्या ये पूरी तरीके से वाइबल है? तो सवाल है कि ये पूरी तरीके से वाइबल नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रिक्स जो नेशन है अगर उसमें हम देखें तो इनमें जो है चाइना के कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। तो पहली चीज़ है कि वो टेंशन यहाँ पर बना रहेगा। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सऊदी अरब ईरान दोनों को आपने ज्वाइन करा दिया है, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट बना रहेगा। तो ब्रिक्स नेशन में कहाँ कंसेंसस है, पहली चीज़ यहाँ पर। दूसरा, चाइना की हेजोमनी जो है उससे अदर कंट्रीज़ भी जो हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं फियर फैक्टर वहाँ पर है, और चाइना को लेकर एप्रीहेंशन भी बहुत से कंट्रीज़ में है। तो इसलिए चाइना लेड अगर ब्रिक्स होगा तब तो ये अनएक्सेप्टेबल होगा कई कंट्रीज़ को, क्योंकि चाइना अगर ब्रिक्स को एंटी वेस्ट बनाने की कोशिश करेगा, इज इट पॉसिबल टू मेक ब्रिक्स एज एंटी वेस्ट, एज एन एंटी वेस्ट लॉबी? तो ये पॉसिबल नहीं है, एंटी वेस्ट लॉबी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसमें कई कंट्रीज़ हैं जो कि मतलब यूएस से बिल्कुल डिस्टेंस नहीं क्रिएट, इंडिया ही है, सऊदी अरब है, यूएई है, ये पूरी तरीके से इंडिया से अपने को दूर, यूएस से दूर नहीं कर सकते। तो इसलिए जो ये कहा जाएगा एकदम दो पोल बनने वाले, इकोनॉमिक ब्लॉक बनने वाले, ऐसा नहीं। तीसरी एक चीज़ है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें जो नए इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनका जो अप्रोचमेंट का जो पॉलिसी है कि वो हर एक ब्लॉक की तरफ, हर एक कंट्रीज़ की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो वो डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज़ हर जगह पर जाएंगे। इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ पर देखी जा रही है, यानी ब्लॉक ओरिएंटेशन, ब्लॉक की आइडियोलॉजी को लेकर जो है वह ब्लॉकिज्म उस तरीके का पॉसिबल आज के समय में नहीं है, न डेवलप कंट्रीज़ में और न डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो इसलिए जो है अगर ये बोला जाए कि फ्यूचर जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि G20 जो है उसको किस तरीके का, अगर पूछा जाए G20 वर्सेस ब्रिक्स प्लस, तो G20 ज़्यादा बेटर सलूशन है वर्ल्ड इकॉनमी के लिए, और ब्रिक्स जो है वह अपने इनर कंट्राडिक्शन की वजह से उतना मैसिव सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, उसमें इनर कंट्राडिक्शन है। तो इस तरीके की इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर फिलहाल अभी ये दिख रही है। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ों पे हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं, जैसे WTO पे हमने, ब्रिक्स पे हम कर ले डिस्कस, लेकिन एक ओवरऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का यही पिक्चर यहाँ पर है। अब अगर किसी को कुछ बोलना है तो बताइए। रिकॉर्डिंग भेज दिया करिएगा, दोबारा भी देख लेंगे। ठीक 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 ठीक। तो कल का क्या रखें? ये WTO ब्रिक्स पे करना है।
हाँ, इस पे कंटेंट भी सर डब्ल्यूटी और ब्रिक्स कर लेते हैं सर, आ गया क्वेश्चन उसके ऊपर। ठीक है, तो कल WTO और ब्रिक्स पे रख लेते हैं। ये कंप्लीट हो जाएगा, बड़ा मेजर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो कुछ कंटेंट भेज दीजिएगा सर। कल, हाँ, कंटेंट भेज दे रहे हैं। ठीक है, अमित कुछ बोल रहे थे। क्योंकि सर ब्रिक्स प्लस पे क्वेश्चन आने की संभावना सर बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है। G20 पे क्वेश्चन हो रहा है, भी हाँ। G20 ब्रिक्स प्लस, मतलब ये कंपेरेटिव एनालिसिस करके क्वेश्चन आ सकता है। हाँ तो ये कल यही जी सर। टारगेट रहेगा। हाँ अमित। सर ब्रिक्स पे अब सर कल चर्चा होगी ही। मैं ब्रिक्स पे ये बोलना चाह रहा था कि हाल के वर्षों में देखा जाए या फिर स्टार्टिंग से ही देखा जाए तो ब्रिक्स अपने एजेंडा को फुलफिल कर पाने में सर असफल रहा है। जैसे बिल्कुल। ब्रिक्स मुख्य रूप से आया था सर वर्ल्ड बैंक या फिर IMF को काउंटर करने के लिए, हाँ। लेकिन अगर देखा जाए जो अभी मतलब डेटा बता रहे हैं तो हाँ। अभी तक इसका कुल जो इन्वेस्टमेंट है वो $33 बिलियन का रहा है। बस। और जबकि वर्ल्ड बैंक का मतलब एक साल में $100 बिलियन के अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट रहता है। सही बात है। तो इस लेवल पे भी यहाँ पे ये चल रहा है। कल तो दूसरा यही, सर हाँ बिल्कुल शक्ति यही संतुलन, बात होगी। यहाँ पे सर शक्ति संतुलन का भी अभाव है। यहाँ पे सिर्फ चीन ही एक प्रबल आर्थिक शक्ति है। तो वो इस पूरे मंच को सर अपने हिसाब से मतलब लेकर के चलना चाहता है। जैसे आपने कहा सर एंटी वेस्ट, तो ऐसे में सर सिर्फ सर ये सदस्य देशों के लिए ही नहीं बल्कि जिन देशों के साथ ये कोलैबोरेट कर रहा है उन देशों के लिए भी यूएस के अगेंस्ट जाना ये Possible विकल्प नहीं है। अच्छा नहीं होगा। पॉसिबल नहीं है तो वो इसलिए practical भी वही बात है सर, इसलिए भी ब्रिक्स मतलब असफल होता देखा जा रहा है। और चीन और भारत के बीच में जो नहीं, जियोपॉलिटिकल असफल रीजन है नहीं, वो तो है असफल ही। होता नहीं दिख रहा है। असफल नहीं, जी उसके सर। सामने चैलेंज है। अगर Challenge असफल है, सर। असफल होता तब तो फिर एक्सपेंशन ही ना होता। ये है और कि एक और रीजन जो इसके सामने है सर, जैसे ब्रिक्स के मंच पे जो अभी आपने कहा था इंटरनेशनल करेंसी, तो सर अभी भी जो डॉलर है उसकी जो डिमांड है वो ब्रिक्स के मंचों पर जितने भी देश हैं उनकी मुद्राओं में से किसी की भी नहीं है। तो ये लोग अभी एक इंटरनेशनल करेंसी नहीं बना पाए हैं। अब रेनमिनबी पे सर काफी चर्चा हो रही है, तो अगर वो होगा तो भारत के प्रोस्पेक्टिव में अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल तो फिर नहीं, तो चाइना बहुत तेजी से डी-डॉलराइजेशन करना और रेनमिनबी को इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा मतलब हार्ड करेंसी बनाना, इस पे तो कोशिश उसके द्वारा किया ही जा रहा है। और यही है ही ब्रिक्स का जो एजेंडा है, वो यही, मतलब चाइना तो यही चाहता है। लेकिन अभी ये सब चीज़ें बिल्कुल जो सर। हैं इन फ्यूचर वो कितनी हो पाएंगी, कल इस पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है। जी सर, कल इस पे चर्चा होगी। हाँ मुकेश। वही सर करेंसी वाले पे वही पॉइंट रह रहा था कि इतना जल्दी डीडॉलराइजेशन सफल नहीं होगा, मतलब उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जिस ओर बढ़ रहे हैं जैसे चाइना ये सब चाइना जैसे वो स्विफ्ट का अल्टरनेट लेके आ रहे हैं, प्लस एक दूसरे से करेंसी स्वैप कर रहे हैं, ये सारी चीज जैसे नोस्टो वेस्टो अकाउंट खोल रहे हैं, तो ये सारी चीज उस कदम में बढ़ रहे हैं, बट इतना जल्दी नहीं होगा। अरे नहीं, फॉरेन पॉलिसी में कोई भी कंट्री जो है ना वो 2 4 5 साल 10 साल लेके नहीं चलती है। पीसफुल राइज ऑफ चाइना 90 से स्टार्ट हुआ है, तो वो तो एक पूरा प्रोजेक्शन लेके चल रहे हैं कि हाँ हमको जो है यहाँ तक आते आते ये सब करना है। आज से ये करेंगे तो 20 साल 25 साल बाद ये सब तो कर पाएंगे ना। तो उसका फाउंडेशन ब्रिक्स जो है उसका फाउंडेशन वो रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमने कहा इनर कंट्राडिक्शन इतना ज़्यादा है ब्रिक्स में कि वो उतना सफल हो पाएगा, अभी इस पर श्योरिटी नहीं है। तो ये सब चीज़ें, और G20 जो है अगर ऑप्टिमिज्म आइडियलिज्म के हिसाब से देखें तो G20 मतलब उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। बाकी वेस्टर्न लॉबी तो G7 को अपना ताकतवर बनाएंगी और चाइना जैसे कंट्रीज़ जो है ब्रिक्स को वहाँ पर बनाएंगी, 2 इकोनॉमिक ब्लॉक। और ये सब जो है फिर पूरा ग्लोबल जो मार्केट है उसमें डिस्ट्रप्शन और वैल्यू चेन और सप्लाई चेन सब डिस्टर्ब हो जाएगा, रिसोर्स वॉर स्टार्ट हो जाएगा और ये वर्ल्ड वाइड जो है फिर बड़ा खतरा आएगा, मतलब फ्रिक्वेंट रिसेशन स्टार्ट हो जाएंगे वर्ल्ड में। तो वो एक बड़ा चैलेंज वहाँ पर है। सर ऑन लाइटर नोट, आपको क्या लगता है कि अगले 20 साल या 25 साल में चाइना हेजिमन बन जाएगा यूएस की जगह पर? नहीं, पॉसिबल नहीं है। डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिएगा। नहीं, चाइना के लिए पॉसिबल नहीं है ना उसके लिए, क्योंकि यूएस और चाइना में बेसिक डिफरेंस है आइडियोलॉजिकल पावर का। जो भी नेशन आज तक जो है हेजुमन बनी है वो केवल इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर के दम पे नहीं बन सकती हैं जब तक कि आपके पास वो आइडियोलॉजिकल पावर ना हो। और अभी भी यूएस और चाइना के बीच में जो आइडियोलॉजिकल पावर का गैप है
वो मतलब इतना बड़ा, इतना ह्यूज गैप है। मतलब यूएस एक अलग लेवल पे है, चाइना एक अलग, बहुत ही ज़्यादा। तो इकोनॉमिक गैप आप फुलफिल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आप जो है यहाँ पर मिलिट्री पावर गैप कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आइडियोलॉजिकल पावर गैप नहीं कर, आज भी यूएस का अलायंस ज़्यादा चीन से मजबूत है, तो यूएस लॉबी बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। और सबसे बड़ी बात है सर, यूएस का लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिलिट्री बेस, नेवल बेस इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, और क्या, अभी ये सब चीज़ें हैं। अगर चाइना ये कर भी ले, अगर मैं तो कह रहा हूँ चाइना मिलिट्री बेस बना भी ले, हालांकि पॉसिबल नहीं उतना उस तरीके से, फिर भी जो है वो जब तक आइडियोलॉजिकल जो गैप है पावर का, वो अगर कम नहीं होगा, वो कम नहीं कर चाइना, मतलब चाइना एफर्ट ले रहा है, चाइना कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कर नहीं पाएगा। सर सीधी सी बात है कि डोमिनेंट नैरेटिव वाज अ प्री कंडीशन फॉर अ स्टेबल पॉलिटिकल एंड ग्लोबल ऑर्डर। हाँ बिल्कुल, और तो क्या, ऐसे में सर जिसका नैरेटिव जितना मजबूत होगा वो उतना बढ़िया से रूल करेगा, बिल्कुल, जब वो उतने अच्छे चीजों को लेकर के चल। और यूएस के नैरेटिव बहुत अच्छा है सर, हाँ चाइना के कंपैरिजन में। बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है, बट चाइना के कंपैरिजन में तो अच्छा है सर। ये है।